हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो संविधान के कुछ प्रश्नों का है। ठीक है, जिसे हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। दूसरा है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। और तीसरा है, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो कूट के आधार पर इसका चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और तीन, या फिर दो और तीन। तो इसका जो सही जो आंसर है वह आपका है, जो इसका सही जो आंसर है इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद दिए गए हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं, जिसके अनुसार कि धर्म की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है तथा यह निर्णय भी ले सकता है वह किस भी धर्म का पालन नहीं करेगा, इसलिए जो पहला कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है। दूसरा कथन है कि यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है, तो ऐसा नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता में न केवल किसी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार बल्कि उसका प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है। इसमें लोगों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए सहमत करना और इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करना भी शामिल है। संविधान में बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण और प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। अगला है, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि धर्म की स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। इसलिए इसका केवल सही जो कथन है वो केवल एक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है। इसके ऑप्शन है वित्त मंत्री में, संसद में, राष्ट्रपति में या महालेखा नियंत्रक परीक्षक में। जिसका जो सही आंसर है वो आपका है सी, भारत के राष्ट्रपति में। क्योंकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को वित्तीय अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति मिलती है यदि वह संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें भारत और उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो। 38वें संवैधानिक संशोधन 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है और इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में यह कहा गया है कि इस 1978 में इस प्रावधान को समाप्त करके कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच कौन सी समानताएं विद्यमान हैं। ऑप्शन है संसद की सर्वोच्चता, निर्वाचित राज्य प्रमुख और बहुमत दल का शासन। तो कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक 3, केवल एक 2, केवल 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल तीसरा जो है वही सही है, बाकी जो हैं वो अन्य गलत हैं। क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो समानता है संसद की सर्वोच्चता जो है वो भारत के संविधान में नहीं है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में वहाँ की संसद ही सर्वोच्च है। निर्वाचित राज्य प्रमुख जो है, ठीक है, वह ब्रिटेन और भारत में जो है दोनों अलग अलग है। ठीक है, भारतीय संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या है, जैसे औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, विधायिका में मंत्रियों की सहायक सदस्यता,
प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व या फिर निचले सदन का विघटन। जबकि ब्रिटेन की संसद जो है उसमें भारतीय संसदीय प्रणाली से कुछ अंतर भी है, जैसे भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है। साथ ही भारत में राज्य का मुखिया जो होता है निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत प्रमुख राजशाही होता है। इसलिए दूसरा कथन भी जो भारतीय और ब्रिटेन की संसद से मेल नहीं खाता है। इसलिए केवल बहुमत प्राप्त दल का शासन जो भारत और ब्रिटेन दोनों की समानता है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इनमें कौन किसे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 4 या फिर 1, 3, 4। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 और 3, 4। मतलब कि उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि अध्यक्ष जो होता है वो खुद प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष जो होता है वो खुद प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि सरकार के संघीय भारतीय स्वरूप के एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है और संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? मतलब कि भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक प्रवृत्ति वाला भी है। तो भारत में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को एकात्मक बताते हैं? जैसे एकल एवं लचीला संविधान, अखिल एवं भारतीय सेवाओं का प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। तो कूट के आधार पर चुनना है कि किन आधार पर चुना जा सकता है कि भारत का संविधान एकात्मक है। केवल 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर 1, 2, 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3। मतलब तीनों जो ये तय करते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एकात्मक है। एक इसलिए सही है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहां केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान हैं, भारत में राज्यों और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है। दूसरा कथन इसलिए सही है, अखिल भारतीय सेवाओं के चयनित उम्मीदवारों की भर्ती केंद्र और द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है और साथ ही राज्यों को इन्हें बर्खास्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा कथन इसलिए सही है, राज्यों में अनेक विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा केंद्र द्वारा की जाती है। यह प्रमुख एकात्मक प्रवृत्तियों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। और दूसरा है, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संवैधानिक के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है कि दोनों कथन पूर्णतया गलत है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। जबकि 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान का एक मूल ढांचा है और यहाँ कोई भी, यहाँ तक कि संसद भी मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और दूसरा जो है, केवल राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है कि मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं है। तो इसमें इसके अनुसार ये कि राष्ट्रपति नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का भाग है या भाग नहीं है। इसका निर्णय करने का अधिकार केवल और केवल न्यायपालिका को है। इसलिए दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमियां हो सकती हैं? लोकतंत्र की कमियां हो सकती हैं। जैसे पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। तीसरा है, लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। तो कूट के आधार पर चयन करना है, केवल 1, 2, केवल 3 या फिर 1 केवल या फिर 1, 2, 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2।
एक और दो, क्यों पहला जो है गलत हो गया। लोकतंत्र जो कमियां हैं वो पहला है केवल 1 और 2, क्योंकि लोकतंत्र में नेता बदलते रहे जिससे अस्थिरता उत्पन्न होती है, और लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि यहाँ की चुनावी प्रतिस्पर्धा जो होती है वो केवल धनी लोग ही चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, ये अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा, वह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं और वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2, 3? जिसका जो सही आंसर है वो आपका है 2 और 3, कि 2 और 3 जो हैं इसके सही आंसर है। ठीक है, पहला कथन गलत है, क्योंकि मूल अधिकार अनुल्लंघन प्रकृति के में एक संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकारों में संशोधन के माध्यम से उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक संविधान का मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो, इसलिए पहला कथन गलत है। बाकी 2 कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इनका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता के निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है ये आपको चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, मतलब दोनों। क्योंकि पहला कथन इसलिए सही है क्योंकि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह वर्णन किया था कि मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में किया जा सकता है। और दूसरा कथन इसलिए सही है कि संसद उपयुक्त विधि निर्माण के माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए स्वतंत्र है। अनेक कानून हैं, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है तो ये दंडनीय है। अगला प्रश्न है कि संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथनिरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दूसरा है, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धार्मिक संस्थानों की स्थापना या पोषण का अधिकार है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 2, क्योंकि पहला कथन इसलिए गलत है कि पंथ निरपेक्षता पद को उद्देशिका के मूल रूप में नहीं जोड़ा गया था। फिर भी भारतीय संविधान आरंभ से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। इसमें मूल अधिकारों के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण 29 से 30। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से अलग है। पश्चिमी देशों में जहां धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना गया है और धर्म और राज्य के बीच एक सख्त पृथक्करण अपनाया जाता है, जबकि भारत में राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों का विनियमन कर सकता है। उदाहरण के लिए सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलना, ये सब भारतीय धर्मनिरपेक्ष के प्रकार हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन इसलिए सही है क्योंकि अनुच्छेद 29(2) कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को मूल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता असीम नहीं है, संविधान के द्वारा इस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ संविधान के प्रश्न।